गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता होगा 12th में पॉलिटिकल साइंस की दो बुक है। एक बुक जिसे हम बुक फर्स्ट बोलते हैं, वो पूरी की पूरी आपकी किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, जिसको समकालीन विश्व में राजनीति या फिर इंग्लिश में पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी बुक जो है वो आपकी इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें आफ्टर द इंडिपेंडेंट की पूरी स्टोरी बताई गई है कि हमारे इंडिपेंडेंट के बाद, हमारी आज़ादी के बाद हमारे देश में किस किस टाइप की एक्टिविटी हुई, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि हमारी फर्स्ट बुक जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, डेट मीन्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसका हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। क्या नाम है जिसका? शीत युद्ध का दौर। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, शीत युद्ध का दौर। और दूसरी बात बच्चों, ये जो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे बने हुए नोट्स का है, तो मैं चीज़ें आपको समझाता जाऊँगा और आप कॉपी पेन लेके अपना साथ बैठना, ताकि वो चीज़ें आप सारी चीज़ें समझते जाओ और अपने नोट करते जाओ। आज हम सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले एक दो बात समझेंगे, तब इस चैप्टर पे आएंगे। पहले मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि आखिर शीत युद्ध क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वॉर। व्हाट इज कोल्ड वॉर? तो मैं आपको यहाँ पे कोल्ड वॉर का मतलब समझा देता हूँ, तब आपको आगे की कहानी बताता हूँ, और उसके बाद जो जो चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ वो आप नोट करते हुए जाएंगे, जिससे कि आप जब चैप्टर पे पहुंचे तब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, हुआ क्या था कि 1914 से लेकर 1980 के बीच में, आप यहाँ पे देखो मेरा जहाँ पे कर्सर है, 1914 से लेकर 1980 के बीच में, 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इसमें दो ग्रुप थे। एक ग्रुप जिसको नाम दिया गया धुरी राष्ट्र या फिर केंद्रीय राष्ट्र, और दूसरा ग्रुप जिसको नाम दिया गया मित्र राष्ट्र। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ग्रुप जिसको धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया, जबकि दूसरा ग्रुप जिसको मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इस ग्रुप को, जो धुरी राष्ट्र है, इसको जाना गया किस नाम से? सेंट्रल पावर के नाम से। और ये जो मित्र राष्ट्र है इसको जाना गया किस नाम से? अलाइंड पावर के नाम से। ठीक है, इसको अलाइंड पावर के नाम से जाना गया। तो इन दो ग्रुप के बीच में क्या हुआ? वॉर हुआ। जब इन दो ग्रुप के बीच में वॉर हुआ तो इसमें ये देश शामिल थे, जर्मनी, इटली, जापान। जापान की जगह यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पे तुर्की कर लीजिए, टर्की। ठीक है, यहाँ पे जो वो होगा तुर्की। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, तो तुर्की है यहाँ पे, ये थोड़ा सा देख लेना अपना। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप थे इसमें, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, जिसमें चार देश थे। कौन कौन सा? यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये सारे के सारे देश थे। तो जब ये वॉर कंप्लीट हो गया तो इस वॉर में जो ये आपके मित्र राष्ट्र हैं, यानी कि जो अलाइंड पावर हैं, ये विन हुए, और जो एक्सिस पावर हैं, जो आपकी सेंट्रल पावर हैं, इनको हार का सामना करना पड़ा और ये बुरी तरीके से डिफीट हो गए। ठीक है, ये बुरी तरीके से डिफीट हो गए। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद एक और वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? ये देखो आप यहाँ पे कर्सर मेरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ये आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में। 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ड्यूरिंग 1935 to 1945 the whole world countries mainly divided in two parts। यहां पर भी वर्ल्ड के जो देश थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक अगेन धुरी राष्ट्र और एक अगेन
मित्र राष्ट्र। तो यहां पर भी वर्ल्ड के दो ग्रुप थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में देखो आप सेम वही देश पाएंगे आपको, यूएसएसआर, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, कोई भी चेंज नहीं है, सेम देखो यहाँ पे। और धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली, ठीक है। यहाँ पर जब किसकी जगह हाँ यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर बस क्या था, जापान नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और यहाँ पे जापान आ गया है। तो होप्स हो कि अब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में। बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर बार यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर आप 2019 का पेपर भी उठा के देखोगे तब भी आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको अच्छे से तैयार रखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। अब बात आती है बच्चों कोल्ड वॉर की। अब ध्यान से सुनिएगा तब आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोल्ड वॉर हुआ कब से, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या हुआ, दो देशों के बीच में, एक देश जिसका नाम है यूएसए और एक देश जिसका नाम है यूएसएसआर, इन दोनों ही देशों के बीच में कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध शुरू हो गया और ये रहा 1945 टू 1991, 1945 टू 1991। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसी पीरियड को द कोल्ड वॉर ईरा यानी कि शीत युद्ध के दौर के नाम से इसे जाना जाता है। दैट्स क्लियर। तो होप्स हो कि अब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर समझ में आ गया होगा। यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोल्ड वॉर कब से कब तक रहा, तो आप बताओगे 1945 से लेकर 1991 के बीच में, यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। क्लियर हो गई यहां तक बात। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले जो टॉपिक पर, वो है, टॉपिक का नाम है विश्व में प्रचलित विचारधाराएं, यानी कि फेमस आइडियोलॉजी ऑफ वर्ल्ड। फेमस आइडियोलॉजी ऑफ वर्ल्ड समझने की कोशिश करना, ये आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो पूरे वर्ल्ड में तीन आइडियोलॉजी हैं, एक पूंजीवाद जिसको आप कैपिटलिज्म बोलते हो, दूसरी साम्यवाद जिसको आप सोशलिज्म बोलते हो, और तीसरी मिश्रित व्यवस्था जिसको हम मिक्स इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को फॉलो कौन करता है, यूएसए। साम्यवाद को कौन फॉलो करता है, डेट मीन्स सोशलिज्म को कौन फॉलो करता है, यूएसएसआर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को यानी कि मिक्स इकोनॉमी को किसने कौन फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है। तो बच्चों बन बन करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि आपको याद रखना है द चैप्टर ऑफ कोल्ड वॉर ईरा टोटली डिपेंडिंग ऑन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी। जैसे जैसे आप इस बुक में चलते जाओगे आपको बार बार ये टर्म आएंगी, इसीलिए ये टर्म अगर आपको यहीं समझ में आ जाती है तो आपको चैप्टर में एंटर करने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से सुनना ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे। तो समझते हैं जरा, सबसे पहले जानते हैं पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद के जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना। पूंजीवाद मीन्स कैपिटलिज्म। मैंने अभी आपको बताया पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, तो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म। तो देखेंगे जरा कैपिटलिज्म, यहाँ पे कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग हम। तो देखते हैं जरा यहाँ पे कैपिटलिज्म का मतलब, ध्यान से सुनिएगा। पूंजीवाद यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की गतिविधियों का निर्धारण निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। सरकार लोगों के मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। क्या मतलब है इसका, कैपिटलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन विच द होल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वर्क अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पर्संस। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत कम, बहुत रेयर इंटरवेंट करती है इसमें। सब कुछ प्राइवेट हाथों में चलता है, सब कुछ निजी व्यक्तियों के अनुसार चलता है। मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूं, हिंदी में ध्यान से सुनिए। पूंजीवाद यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की गतिविधियों का निर्धारण निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। सरकार लोगों के मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। कहने का मतलब
एवरीथिंग वर्क अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियां निजी व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सरकार न्यूनतम बहुत कम हस्तक्षेप करती है, लोगों के मामले में बहुत कम इंटरफेयर करने का काम करती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम पूंजीवाद। डेट मीन्स कैपिटलिज्म। ओके, डेट मीन्स कैपिटलिज्म। दैट्स देन ओके। सो नेक्स्ट, अब आती है बात साम्यवाद की। साम्यवाद मीन्स सोशलिज्म। अभी मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं सोशलिज्म का फॉलोवर कौन था, तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका फॉलोवर था कौन? यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कि रूस, रसिया। अभी आप आगे पढ़ोगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस इतना समझिए साम्यवाद का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। साम्यवाद दैट मीन्स सोशलिज्म। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार की राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यहां किसी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं होती। यानी कि सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन विच एवरीथिंग वर्क अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। यानी कि साम्यवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी प्रकार की राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। यहां पर निजी क्षेत्र बहुत न्यूनतम होता है या फिर होता ही नहीं है। निजी क्षेत्र यहां पर होता ही नहीं है, जबकि ऊपर वाले में सब कुछ प्राइवेट था, जबकि इसमें सब कुछ सरकारी है, सब कुछ सरकार के अंडर में है। ओके, ठीक है। चलो अब आप बात करते हैं आगे। आगे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? मिक्स इकोनॉमी। यानी कि मिक्स का मतलब कुछ यहां से कैपिटलिज्म भी पाया जाएगा, कुछ यहां से साम्यवाद भी पाया जाएगा, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स इकोनॉमी। दैट्स क्लियर। देखते हैं जरा। इस व्यवस्था के अंतर्गत साम्यवाद व पूंजीवाद के महत्वपूर्ण मूल्यों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ गतिविधियां सरकार के हाथों में होती हैं, तो कुछ गतिविधियां किसके? निजी लोगों के हाथों में होती हैं। कुछ गतिविधियां सरकार के हाथों में होती हैं, तो कुछ गतिविधियां निजी लोगों के हाथों में होती हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? मैं दोबारा एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिक्स इकोनॉमी इज अनदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी in which the value of socialism and capitalism are available. Some activities are doing by government and some activities are doing by private sector. Okay, कहने का मतलब यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कुछ गतिविधियां निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती हैं, तो कुछ गतिविधियां सरकार के द्वारा की जाती हैं। यहां पर दोनों का ही क्या होता है? रूप अवेलेबल होता है। यहाँ पर दोनों प्रकार की गतिविधियां होती हैं। यहाँ पे दोनों प्रकार की आप कह सकते हो कि विचारधारा देखने को मिलती है। होप्स हो कि अब आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। पूंजीवाद दैट मीन्स कैपिटलिज्म, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पर्संस यानी कि प्राइवेट सेक्टर। सोशलिज्म सब कुछ सरकार के अकॉर्डिंग, और मिश्रित दोनों का मिक्स। ओके, होप्स हो कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आपका ये जो आपका कोल्ड वॉर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हमने देखा किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 आइडियोलॉजी है। अब हम बात करेंगे बच्चों विश्व व्यवस्था की। देखो, मेरा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाने का सिर्फ इतना मतलब है ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब जब आप चैप्टर में मूव करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बच्चों आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से मैं आपको पहले चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और मैं जब इनको क्लासेस में कराऊंगा तो एक बार और कराऊंगा जिसमें आपके अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है उन डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी आप कंसेप्ट को अपने क्लियर करते रहिए ताकि आपको चीजें अच्छे से बाद में समझ में आए। देखो, अब आती है बात विश्व व्यवस्था। विश्व व्यवस्था मतलब हम यहां पे बात करेंगे विश्व व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व व्यवस्था कैसे चली। सबसे पहले 2 ध्रुवीय, 1 ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, सार्वभौमिक, ये तीनों वर्ड आपको, चारों वर्ड आपको समझने हैं
दो ध्रुवी का मतलब क्या है, एक ध्रुवी का मतलब क्या है, और दो बहुध्रुवी का मतलब क्या है, और सार्वभौमिक व्यवस्था का मतलब क्या है। मैं आपको पहले वन वन करके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो, बहुत माइन्यूट सी टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा, तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखो, एक एग्जांपल समझना। दो ध्रुवी का मतलब क्या है? दो ध्रुवी का मतलब यह है कि 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक है, तो जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप जिसके अंडर में कौन रहा, यूएसए, और दूसरा ग्रुप जिसके अंडर में कौन रहा, यूएसएसआर। तो अब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यूएसएसआर का ग्रुप, एक यूएसए का ग्रुप, एक यूएसए का ग्रुप, एक यूएसएसआर का ग्रुप। कब? आफ्टर दी 1945। अब जब ये ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया यूएसए का ध्रुव, और ये किसका ध्रुव हो गया, ये हो गया यूएसएसआर का ध्रुव। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड कितने ध्रुव में बट गया, दो ध्रुव में, एक यूएसए का ध्रुव और एक यूएसएसआर का ध्रुव। क्लियर हो गई बात? दो ध्रुव का मतलब होता है दो, इसको इंग्लिश में भी अभी मैं बताऊंगा, पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। यहां पे दो ध्रुव का मतलब होता है आफ्टर 1945 द होल वर्ल्ड डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज यूएसएसआर। यानी कि आफ्टर द 1945 वर्ल्ड बिकम बाइपोलर। बाइपोलर मींस एक पोलर किसका है, यूएसए का, और दूसरा पोलर किसका है, यूएसएसआर का। यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक पूरे वर्ल्ड के अंदर दो पावर थी, दो सुपर पावर थी। एक पावर का नाम था यूएसए और दूसरी पावर का नाम था यूएसएसआर। क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे दो ध्रुवी व्यवस्था, यानी कि आपसे, या बाइपोलर सिस्टम। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो ध्रुवी व्यवस्था से आप क्या समझते हो, तो आप बताओगे दो ध्रुवी व्यवस्था का मतलब आप क्या बताओगे कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड डिवाइड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट पोलर इज हेडेड बाय अमेरिका एंड सेकेंड पोलर वाज हेडेड बाय यूएसएसआर। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और जब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, संपूर्ण विश्व में दो ध्रुवी व्यवस्था देखने को मिली। आप यहां पे देख सकते हो दो ध्रुवी व्यवस्था, एक ध्रुव यूएसए का, एक यूएसएसआर का। और कब तक रहा ये, 1945 से लेके 1991 के बीच में ये देखने को मिला। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब यहां पे आओ, एक ध्रुवी व्यवस्था। अब ये देखो आप यहां पे आपको दिखेगा एक ध्रुवी व्यवस्था। अब यहां पे दो ध्रुव से एक ध्रुव, यानी कि कुछ हुआ होगा तो एक ध्रुव खत्म होगा। तो देखते हैं क्या हुआ था। देखो 1991 में क्या हुआ, जो यूएसएसआर था वो खत्म हो गया, यानी कि यूएसएसआर खत्म हो गया। अब पूरे वर्ल्ड में कौन रह गया, सिर्फ और सिर्फ यूएसए। देखो यूएसए, अब यूएसए पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर बनकर उभरा, और इसी सुपर पावर की वजह से इस ग्रुप को नाम क्या दे दिया गया, एक ध्रुवीय व्यवस्था। और ये कब हुआ, इन 1991। आफ्टर 1991 द होल वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर बिकॉज द इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड आर रेगुलेटेड बाय द यूएसए। कहने का मतलब 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा वो था अमेरिका। और जब अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा तो इसकी वजह से क्या देखने को मिला, इसकी वजह से संपूर्ण विश्व में एक ही पावर रही, और इसी पावर को एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जाना गया, या इसी को बाइपोलर सिस्टम के नाम से जाना गया। क्लियर हो गई बात? चलिए, कब से कब तक, अप्रोक्स मानते हैं 1991 से लेकर 2010 के बीच में पूरा वर्ल्ड एक ध्रुवीय रहा। नेक्स्ट आता है आपका बहुध्रुवीय व्यवस्था। अब हम समझने की कोशिश करना, ये बहुध्रुवीय व्यवस्था का मतलब नाम से पता लग रहा है, बहुध्रुव। बहु मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम। मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम मतलब जहां पर कोई एक पावर नहीं होगी, यहां बहुत सारी पावर होंगी। और ये कब देखने को मिला, आफ्टर 2010। आफ्टर 2010 क्या देखने को मिला कि बहुत सारी पावर निकल कर आ गई। चीन भी अपने आप में पावरफुल होने लगा, जापान, रूस, जर्मनी, यूएसए तो था ही, इंडिया। तो इस तरीके से 2010 के बाद पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, वो पूरा वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गया, यानी कि बहुत ध्रुवीय व्यवस्था यहां पर देखने को मिली। यहां पर कोई एक पावर ना होकर बहुत सारी पावर्स देखने को मिली पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्लियर हो गई?
तो हमने सबसे पहले देखा दो ध्रुवीय, जहां पर पूरे वर्ल्ड में दो पावर हैं, यूएसए और यूएसएसआर। फिर हमने देखा एक ध्रुवीय, जहां पूरे वर्ल्ड में एक पावर है, यूएसए। फिर हमने देखा बहुध्रुवीय, जहां पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे चीन, भारत, जापान, यूएसए, रूस, जर्मनी एक्सेट्रा। ओके, तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला ये आपका बाइपोलर सिस्टम यानी कि टू पावर्स, यूनिपोलर सिस्टम यानी कि सिंगल पावर, और मल्टीपावर सिस्टम यानी कि बहुत सारी पावर्स। तो ये सारी चीजें आपको यहां देखनी है। अब आती है बात यूनिवर्सल वर्ड सिस्टम। यूनिवर्सल वर्ड सिस्टम यानी कि यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक व्यवस्था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैंने डेफिनेशन भी दे रखी है। सार्वभौमिक व्यवस्था का मतलब क्या है? जब संपूर्ण विश्व की गतिविधियों का निर्धारण, ध्यान से सुनना, जब संपूर्ण विश्व की गतिविधियों का निर्धारण किसी देश के द्वारा न होकर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को सार्वभौमिक व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जब वर्ल्ड अफेयर्स, जब वर्ल्ड की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी देश के अकॉर्डिंग ना चलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अकॉर्डिंग चलती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि अब सार्वभौमिक व्यवस्था चलने लगी है, जहां सभी देश मिलकर पूरे वर्ल्ड को चलाने का काम कर रहे हैं। जैसे देखो, विश्व बैंक पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई क्राइसिस आता है क्या देता है? फंड देता है। विश्व व्यापार संगठन पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जब किसी देश को जरूरत पड़ती है पैसे की, यहां से दिया जाता है। WHO, आजकल देखो कोरोना की वजह से WHO की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि आए दिन वो नई नई मेडिसिन ट्रायल कर रहा है, जिससे कि कोरोना की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो कहने का मतलब सार्वभौमिक व्यवस्था मतलब यूनिवर्सल सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम मीन्स बच्चों वर्ल्ड अफेयर्स वर्क अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि जब वर्ल्ड के अफेयर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को सार्वभौमिक व्यवस्था या फिर बोलो या फिर यूनिवर्सल अफेयर्स के नाम से जानते हैं। तो होप्स हो कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आएगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, ध्यान से सुनना प्लीज है। टॉपिक का नाम है पहली दुनिया क्या होती है, दूसरी दुनिया क्या होती है, तीसरी दुनिया क्या होती है। इंग्लिश में फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड। ध्यान से सुनना। फर्स्ट वर्ड का मतलब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पहली दुनिया कहा जाता है। याद रखना, अमेरिका एंड इट्स अलाइज, अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं, अमेरिका और उसके जो साथी हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से, यानी कि पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी दुनिया किसे बोला जाता है? तो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर और उसके अलाइज को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, सोवियत संघ और उसके अलाइज को किस नाम से जाना जाता है? दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। और तीसरी दुनिया बच्चों, तो तीसरी दुनिया में कुछ नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, उनको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। फर्स्ट वर्ड मींस अमेरिका एंड इट्स अलाइज, यानी कि पहली दुनिया का मतलब अमेरिका और उसके सहयोगियों को किस नाम से जानोगे आप? तो उसके सहयोगियों को पहली दुनिया के नाम से जानोगे। दूसरी दुनिया किसके नाम से जानोगे आप? सोवियत संघ और उसके सहयोगियों को दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। तीसरी दुनिया 1945 के बाद जो देश इंडिपेंडेंट हुए थे, जो देश आजाद हुए थे, उन देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं, जैसे एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश आदि। अब ध्यान से कुछ और चीज समझना। पहली दुनिया में कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है? मैंने अभी आपको बताया, विचारधारा बताइए। पूंजीवाद। क्या मतलब है इसका? सब कुछ प्राइवेट। दूसरी दुनिया में साम्यवाद। क्या मतलब है इसका? सब कुछ सरकार के हाथों में। और यहां पर मिक्स यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तो आपके चैप्टर के शुरुआती कंसेप्ट हैं। अगर ये आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझते हो, तो आपको याद रखना है यहां से बोर्ड में कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इतने से पोर्शन में, जो जो अभी आपने क्लियर किए हैं, जो जो अभी आपने कंप्लीट किए हैं। जैसे दो ध्रुवीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, बहुध्रुवीय व्यवस्था, फिर आपका पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, फिर आपका यहाँ पे देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, और ये सारी चीजें यहाँ पूंजीवाद, साम्यवाद, यहाँ से कम 2 से 3 नंबर, और कई बार तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये छोटा सा पोर्शन 5 से 6 नंबर कवर करा देगा। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से देखनी है। आज आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम हमारे चैप्टर पर मूव हो जाएंगे। हमारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो इसमें मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ये सारे टॉपिक्स को जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज हम यहीं पे अपनी
लेक्चर को खत्म करते हैं। इसको आप कम से कम 2 बार देखिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से चीजें क्लियर हों। इसके नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर साथ में छोटे छोटे नोट्स आप बनाते जाइए। और इसको देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि दूसरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।